वेलकम टू इल्यूमिना डिटेल्स। आप सभी का हमारे शो पर तहे दिल से स्वागत है। अगर आप बायोटेक या बायोफार्मा इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं तो आज की पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज हमारे साथ है नितिन चौहान। वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर। तो इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इनके 6 साल के करियर में लगभग इन्होंने बायोटेक फील्ड में इंडिया में टॉप लेवल की जो 4 कंपनी है वहाँ पर अपना जॉब किया है। तो इनका एक्सपीरियंस आप सभी के लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। सो सर, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? तो मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। तो मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी किया है। तो सर, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने आपके करियर की शुरुआत कैसे की? तो मेरा जब 2019 में मैंने पहले एमएससी कंप्लीट किया, उसके बाद मैं लुपिन में मतलब फार्मा विजन पे हमने एक पोजीशन देखा था कि उसमें रिसर्च इंटर्न का पोजीशन ओपन था लुपिन में। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने एचआर को मेल किया। तो जो एचआर को मेल किया तो एचआर का मुझे कॉल बैक आया। तो कॉल बैक पे आया, उसके बाद मेरा इंटरव्यू फोन पे ही रहा। इंटरव्यू मेरा 30 या 35 मिनट पे मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद नेक्स्ट दिन मुझे कॉल आया कि आप एज ए रिसर्च इंटर्न आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने फिर उसमें ज्वाइन कर दिया लुपिन में। तो लुपिन में कितने दिन तक आपने जॉब किया? तो लुपिन में मैं तकरीबन 9 मंथ था लुपिन में। रिसर्च इन डेवलपमेंट में था, R&D में था मैं। तो लुपिन के बाद नेक्स्ट कंपनी कौन सी ज्वाइन किया आपने और तो कैसे? लुपिन के बाद मैं सर्चिंग कर रहा था, तो मुझे एक वॉक इन इंटरव्यू मिला था पुणे में, जो कि इंटास बायोफार्मा अहमदाबाद से पुणे आई थी वॉक इन करने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने वॉक इन अरेंज किया और मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। तो उस टाइम पे मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने के लिए। पहले अपॉर्चुनिटी थी मुझे एक स्टेट को चेंज करके बाहर जाने के लिए। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी लेनी थी, तो मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया मेरा अगला जॉब। तो इंटास में किस फील्ड, मतलब कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब किया आपने? तो इंटास में मैंने 3 साल निकाले। उधर उधर भी मैंने क्वालिटी कंट्रोल में ही काम किया है। और मेरा जॉब प्रोफाइल यही था कि मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे जितने भी टेक्निक्स हैं हमारे, तो उसमें हम एनालिसिस करते थे। तो पहली तो हो गई लुपिन पुणे में, उसके बाद गुजरात इंटास। तो उसके बाद तीसरी जो कंपनी थी वो कौन सी थी? तीसरी कंपनी में उसके बाद मैंने फिर से सर्च करना चालू किया था 3 साल बाद। तो उसके बाद मैंने फिर से मेल किया, तो मुझे बायोकॉन में बेंगलोर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ भी हो गया मेरा एक्चुअली। तो वहाँ पर मैंने जाके फिर सेम फील्ड में मैंने क्वालिटी कंट्रोल की उसी में ही शिफ्ट किया। वहाँ पे मैंने 2 साल निकाले वहाँ पे। और उसके बाद मैं अभी पुणे में टॉप लेवल की कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। थैंक यू। आपने ऑलमोस्ट बायोटेक फील्ड में जो टॉप लेवल की कंपनीज है अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ पर आपने काम किया है। तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल क्या रहा? मतलब मान लो कि अगर एक स्टेट चेंज कर कर कोई स्टूडेंट जॉब के लिए बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर कैसा कल्चर होता है? जॉब करने के लिए अगर बाहर जाते हो अपने स्टेट से, तो मेंटली क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा यार? तो हमें क्या होता है कि हम अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट में जब हम जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा मतलब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं खुद पे कि बाहर के स्टेट में हम जाएंगे तो वहाँ लैंग्वेज कैसा होगा, या सारी चीजें हम प्रेशराइज करते हैं कि लोग कैसे मिलेंगे, बाहर के लोग होंगे और उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार रहेगा, या सारी चीजें हमें रखती है। बट जब मैंने जितना मतलब देखा है, जाके अहमदाबाद हो या जिधर बाहर भी हो, बहुत अच्छे लोग मुझे मिल गए और बहुत अच्छे लोग है लोग दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर जाके ऐसे नहीं है, सब अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी दिखती है, या आप किसी दिखते हो तो वो भी होता है चीजें। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था तीनों स्टेट में। सो आपका ओवरऑल सजेशन ये है कि ऑप्टिमिस्टिक वे से आपको एंटर करना चाहिए। अगर करियर में जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेट भी जा रहे हो, तो मेंटली यही प्रिपरेशन करना चाहिए कि हो जाएगा, कर लोगे। हाँ, एक्चुअली कैसा है ना, एक्चुअली लाइफ में तो रिस्क बनता ही है, और हमें अगर करना ही है किसी चीज में तो हमें 100% देना ही पड़ेगा, तभी आप जाके उस मतलब उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए आपको 100% देना ही है। तो आप ऐसे सर्च करो कि अगर मैं किसी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, तो हमें टारगेट कर रहा है कि उसमें टॉप कंपनी कौन सी रहेगी और हमें उसमें कैसे एंटर करना है। तो ये पहला हमारा प्रायोरिटीज है, और उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस में हमें मतलब हमारा इंटरेस्ट किस पे होना चाहिए और उस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अगर मान लो इस समय पर अगर कोई फ्रेशर है
और इस फील्ड में एंटर करना चाहता है, तो टॉप लेवल की अलग अलग स्टेट्स में कौन सी इंडस्ट्रीज है? तो पहले तो टॉप लेवल की अगर देखा जाए तो अभी पहला ही हम पुणे से चालू करते हैं। तो पुणे में हमारी कंपनियां से जैसे कि है लुपिन बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिनोआ है, उसके बाद एंजिन है, और उसके बाद ये भी है हमारा ये वाला एक प्लांट है, शिप्ला भी है। तो ये 4-5 कंपनियां जो है वो बहुत अच्छी कंपनियां मानी जाती है पुणे के अंदर। उसके बाद हम अगर गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में भी बहुत 4-5 कंपनियां ऐसी है, जैसे कि मान लो जाइडस है, इंटास है, उसके बाद काशू बायोसाइंस है। तो अगर हम साउथ में देखा जाए तो साउथ में भी कंपनियां है, जैसे कि मान लो DRL है, उसके बाद है क्यूराटेक है, उसके बाद हेटेरो है। उसके बाद हम लोग बेंगलोर में जाएंगे तो बेंगलोर में है सिंजिन है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स है। तो ये 2-3 कंपनियां अच्छे अच्छे कंपनियां है, और उधर धारवाड़ में भी एक प्लांट है शिल्पा का। तो ये सारी कंपनियां मेरे हिसाब से टॉप मोस्ट में कंपनियां जो आती है बायो फार्मा इंडस्ट्री में तो है उस। अगर और उसमें देखा जाए तो एक थर्मो साइंटिफिक है, हाई मीडिया है, जैसे कि वो लोग हमें इंस्ट्रूमेंट सेल करते हैं। तो एज ए इंस्ट्रूमेंट सेलिंग का अगर किसी को हम उसमें MBA करके आगे जाना है तो वो सेलिंग में अगर जा सकता है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है वहां पे। ओके, सो मतलब वेट लैब को छोड़कर अगर कोई मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है तो थर्मो, मर्क, इन जैसी जो कंपनियां है वहां पर भी स्टूडेंट्स को जॉब मिल सकते हैं। यस। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंट सिनारियो को आप देख रहे हो और आपने करियर शुरू कर कर लगभग 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो उस समय पर फ्रेशर्स को क्या पैकेजेस मिलते थे और आज कोई फ्रेशर एंटर करता है तो क्या पैकेजेस है, हाईएस्ट लेवल पैकेजेस क्या पे करती है कंपनीज? तो जब मैंने करियर मेरा स्टार्ट किया तो एज ए रिसर्च इंटर्न, मैंने जब पहले ही बोला कि रिसर्च इंटर्न जब हम ज्वाइन करते हैं तब हमें कुछ 10,000 पर मंथ मिलता है। ओके। उसके बाद उस टाइम पे 2018 के टाइम पे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे 10,000 मिला। उसके बाद जब मैंने स्विच किया इंटास में तो वहां पर मेरा जो पैकेज था वो कम था, 2.1 से मैंने कुछ स्टार्टअप किया था। तो जब हम कंपनी स्विच करते हैं और हमारे पास अगर टैलेंट है तो कंपनियां हमें 30%, 40% जो हाइक है, 50 या 60% हाइक हमें मिल जाती है। सो मिनिमम 30% से लेकर 60% तक भी हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट। तो वो डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू कैसे जाता इंटरव्यू है। कैसे जाता है, आप इंटरव्यू में क्या बोलते हो उसके ऊपर डिपेंड होगा सारी चीजें। तो ओवरऑल जितने आपने स्विच किए उस हिसाब से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हुई? तो मेरे हिसाब से हमें अगर बेंगलोर हम जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि बेंगलोर में कॉस्ट ऑफ लिविंग और उसके हिसाब से हमें पैकेज आसान पड़ता है कि हम लोग अगर बेंगलोर में स्विच करते हैं तो वहाँ की कंपनियां बेटर पे करते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। ओके, सो अगर इस फील्ड में फाइनेंशियली किसी को ग्रो करना है, मान लो लगभग 10 साल में एक स्टेज पर आपको फाइनेंशियली स्टेबल स्टेज पर जाना है, तो क्या अप्रोच रहना चाहिए, मतलब किस तरीके से इस करियर की तरफ देखना चाहिए? तो पहले तो ये चीज होती है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। अभी जैसे कि एक ड्राई लैब होती है और एक वेट लैब होती है। अभी तो ड्राई लैब में बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स है या दूसरे बहुत सारी चीजें है कि CSV होता है, कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन भी है, जिसमें हम MSc करके, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, उन्होंने क्या किया है कि MSc किया, जॉब किया, 2-3 साल जॉब स्विच करके CSV में गए। तो CSV में अगर जाते हैं तो बड़े बड़े IT कंपनियां में हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे कि हमारे 2-3 फ्रेंड बहुत अच्छे मतलब गए हैं और उनको बहुत अच्छा पैकेज भी है। डिलॉयट ऐसे कंपनियां, डिलॉयट है, जैसे कि TCS है, तो उस कंपनियां भी काम कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा ड्राई सेक्शन। अगर वेट लैब सेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए बाहर जाने मतलब नोवार्टीज है हैदराबाद में जो बहुत अच्छा पे कर सकती है। तो अगर इसमें अगर हमें वेट लैब ऐसे कुछ करना है तो हमें कुछ मतलब डेवलपमेंट या वैलिडेशन इसमें हमें देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो बेसिकली अगर फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो स्विच कंपलसरी है, आपको करियर कंपनी स्विच करते रहना पड़ेगी। हाँ वो तो है, स्विच तो करना पड़ेगा। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाओगे तो आपका पैकेज बढ़ेगा, उतना ही पैकेज बढ़ के आपको ज़्यादा मतलब लोगों को कम्युनिकेशन होगा, आपका सर्कल बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप आ जाएगी। और एक बात अगर हम इसमें एंटर कर लेते हैं तो उसके बाद हमें मतलब आगे कोई बताने के लिए जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, वो खुद ही खुद पता चलता है कि हमें क्या करना है और कौन सी कंपनी में क्या करना है, मतलब ये सारी चीज़ें पता होती रहती है। तो सर
आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आज के टाइम पर अगर कोई फ्रेशर इस फील्ड में एंटर करना चाहता है तो एंट्री लेवल पे स्केल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जैसे कि मान लिया जाए आपकी ये सारी जो पे स्केल है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी कंपनी कहाँ है उस पे मतलब मैंने जब तक देखा है कि कंपनी जिस एरिया में है, जैसे कि बेंगलोर में देखा जाए तो वहाँ पे हमारा पैकेज जो है वो अच्छा है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि ये सारी चीज़ें जो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ही डिपेंड करता है। तो आप बेंगलोर जाओगे अच्छा पैकेज है, आप दूसरी जगह पे जाओगे तो वो लो पैकेज है। तो फ्रेशर्स के लिए जो भी है अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहेगी तो मिनिमम पैकेज हमारा स्टार्ट होता है 3 लाख से अभी के इसमें। और ज़्यादा अगर आप टॉप मोस्ट कंपनी में अगर काम करते हो तो वो स्केल रहेगा 4 to 4.5 लाख के अंदर। तो अगर टॉप मोस्ट कंपनी और वो भी मेट्रो सिटीज में होगी तो वहां पर हायर पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग 4.5 तक भी मिल सकता है, पॉसिबल है एज अ फ्रेशर। तो सर इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस फील्ड में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? तो जैसे कि एक कंपनी में तकरीबन 5 डिपार्टमेंट होते हैं। तो Okay. पहले जो होता है वो ऑलवेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। Okay. दूसरा जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल का होता है। तीसरा जो है प्रोडक्शन होता है। फोर्थ वन हमारा है क्वालिटी एश्योरेंस का होता है जो कि क्यूए का होता है। और फिफ्थ वन है हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स। तो बाकी के जो 4 डिपार्टमेंट मैंने बोला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्यूए एंड ये वाला प्रोडक्शन वाला, ये 4 डिपार्टमेंट हमारा वेट लैब के लिए होता है। और आरए में सारी चीज़ें हमारे ड्राई लैब में होता है। ओके, सो बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर और क्वालिटी एश्योरेंस ये जो है वो ड्राई लैब या डॉक्यूमेंटेशन भी कह सकते हैं। इन डिपार्टमेंट में ड्राई लैब या फिर डॉक्यूमेंटेशन जैसा काम चलता है। राइट। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो बायोफार्मा फील्ड के अलावा अगर एमएससी बायोटेक कोई कर लेता है तो और कौन से डोमेन्स है जहां पर जॉब कर सकते हैं? अभी वैसे भी 2 डोमेन्स अभी है जिसमें हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। अगर गवर्नमेंट जॉब हमें इसमें जाना है तो 2-3 जो है अच्छी एग्जाम्स है। वो है एफसीआई की एग्जाम है, उसके बाद एफडीए का एग्जाम हम दे सकते हैं और एफएसआई के एक एग्जाम दे सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। तो ये 3 स्कोप हमारे लिए अच्छे बनते हैं कि हम इसमें जाके हमारा करियर और अच्छे बना सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि अगर हमें इंटरेस्ट है टीचिंग में तो टीचिंग में अगर एक्सपीरियंस होगा तो हमें सेट है, नेट है और जो भी एग्जाम्स है वो हम क्वालिफाई कर सकते हैं और हम उसमें जा सकते हैं प्रोफेसर। और थर्ड ये चीज़ है कि अगर हमें किसी को बिजनेस करना है तो हमें बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि बायो फर्टिलाइजर प्लांट होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें। तो बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत जितना भी करोगे उतना कम है। तो बेसिकली सिर्फ इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी नहीं है, अगर आपकी विल पावर है तो इस फील्ड में आप अपना करियर किसी ना किसी तरीके से सेट कर ही सकते हो। हाँ वो तो है तकरीबन, क्योंकि क्या हुआ था अभी तक तो पता ही नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। 2020 तक भी किसी को नहीं पता था। बट जब कोविड जब से आया है तब से ये सारी बातें हो रही है, वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, सेल्स क्या है। उसके बाद लोगों को दिमाग में आया कि ये बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है। तो ये सब सारी जानकारी हमें पता चली कि 2020 के बाद ये सब हुआ है। तो अभी इसमें जब आने वाला समय मुझे लगता है कि वी आर गुड एक्चुअल में। तो हम कर सकते हैं, इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। सो सर आपने आपके 6 ईयर के करियर की जर्नी हमारे साथ शेयर की, आपके एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स के लिए जो भी सजेशंस है वो आपने यहाँ पर शेयर किए। इससे डेफिनेटली फ्रेशर्स को बहुत मदद मिलेगी और आपने आपका इम्पोर्टेंट समय हमें दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ और हमारी टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा है। थैंक यू सो मच संतोष। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।